अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिकारियात सीरीज़ में एक और ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है चकोरी का स्याह आदम खोर, और इसके मुसन्निफ़ हैं J.E. कैरिंगटन टर्नर। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो चलें कहानी शुरू करते हैं। मैंने पहल जिन हालात में इस चीते का ज़िक्र सुना वो ख़ासे दिलचस्प थे। ये वो ज़माना था जब उत्तर प्रदेश में कानून साज असम्बली के इंतखाबात होने वाले थे। इस मकसद के लिए हुक्काम ने ज़िला अल्मोड़ा में मुख्तलिफ़ मकामात पर पोलिंग बूथ कायम किए। इन्हीं में बागेश्वर नाम का एक बड़ा कस्बा भी था जो सरजौंदी के किनारे आबाद है। ये कस्बा तिजारती मरकज़ के अलावा हिंदुओं के लिए ख़ासा मुतबर्रक था। यहाँ बहुत बड़ा शमशान या मरघट भी है और हिंदू अपने मुर्दों को बागेश्वर के मरघट में फूंकने के लिए कई कई मील दूर से अर्थियाँ लेकर आते हैं। मैं उन दिनों अल्मोड़ा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से काम कर रहा था। मेरा क़याम रेस्ट हाउस में था और इसी इमारत को पोलिंग बूथ भी बना दिया गया था। मेरे मातहत कई अफसर थे और अलग अलग कमरों में वोटरों से वोट ले लेकर बैलेट बॉक्स में डालते जाते थे। इमारत से बाहर उम्मीदवारों के हामियों और मुखालफों की सरगर्मियाँ उरूज पर थीं। वोट देने वालों की अक्सरियत अनपढ़ और जाहिल थी, इसलिए हर उम्मीदवार का एजेंट वोटरों को तरह तरह के लालच और धौंस देकर अपनी हिमायत में वोट डलवाने की कोशिश कर रहा था। मैं ख़ुद अपने मातहतों के काम की निगरानी कर रहा था और जहाँ कहीं गड़बड़ होती या लड़ाई झगड़े की नौबत आती वहाँ पहुंचकर मामले को खुशअस्लूबी से टाल देता। इस दौरान में मालूम हुआ कि एक रिकॉर्डिंग ऑफिसर ने किसी उम्मीदवार के एजेंट को उसकी नाकाबिले बर्दाश्त हरकत देखकर पोलिंग बूथ से निकलवा दिया और अब वो एजेंट हंगामा बर्पा किए हुए है। मैं वहाँ पहुँचा और अभी तफसीलात सुन ही रहा था कि एक बुढ़ा लाठी टेकता और हांफता कांपता कमरे में दाखिल हुआ। उसकी चाल ढाल बताती थी कि वो बहुत दूर से अपना वोट डालने आया है। उसने सवालिया नज़रों से बारी बारी कमरे में मौजूद हम तीनों आदमियों को देखा। रिकॉर्डिंग अफसर सालाग्राम ने वोटर से मुखातिब होकर कहा, यहाँ दो उम्मीदवार हैं, एक आनंद सिंह और दूसरा बद्री दत्त पांडे। तुम किसको वोट देना चाहते हो? मैं इनमें से किसी को नहीं जानता, उस बूढ़े ने कहा। मैं तो अपने गांव चकोरी के नंबरदार के कहने पर यहाँ आया हूँ। और ये आप लोग क्यों जमाए? क्या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है? तब रिकॉर्डिंग अफसर ने उसे समझाया, ये कानून साज असम्बली का इलेक्शन है और इसकी रुकनीत के लिए इस इलाके से दो आदमी उम्मीदवार हैं, उनमें से किसी एक को वोट देना होगा। अच्छा ये बात है, नौवार्द ने कुछ सोच कर कहा। फिर यकायक उसने मेरी जानिब उंगली उठाई और बोला, मैं अपना वोट इस शख्स को देता हूँ बशर्त ये कि ये हमारे गांव में आए और उस चीते को हलाक करे जिसने 2 रोज़ कबल मेरे भतीजे को मार डाला है। ये कहकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। और ये पहला मौका था कि मैंने चकोरी के उस खूंखार चीते का जिक्र सुना। बाबा घबराओ मत, मैं ज़रूर उसे मारूंगा, मैंने सोचे समझे बग़ैर कह दिया और मेरे मुंह से ये अल्फाज निकलती बूढ़े के आंसू थम गए। रिकॉर्डिंग अफसर ने एक बार फिर उससे कहा कि अपना वोट डाले और चला जाए ताकि दूसरे लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं फारिग हों। बूढ़े ने तन कर कहा, मैं अपनी पर्ची ब्राह्मण को देने के बजाय राजपूत को दूंगा क्योंकि मैं खुद राजपूत हूँ और मेरा नाम नरबत सिंह है। उसकी ये बात सुनकर आनंद सिंह का चेहरा खुशी से सुर्ख हो गया और मुझसे मुखातिब होकर कहा, जनाबे वाला,
میں اپنے دوست نربت سنگھ کا شکر گزار ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس چیتے نے اس کے نوجوان بھتیجے کو مار ڈالا ہے اسے آپ اولین فرصت میں ختم کر دیجئے، ورنہ وہ بہت بڑی مصیبت بن جائے گا۔ میں اپنا وعدہ پورا کروں گا نربت سنگھ، اب تم اپنے گاؤں جاؤ، میں چند روز تک کام سے فرصت پا کر آؤں گا۔ مجھے چکوری جانے کا کبھی اتفاق نہ ہوا تھا، البتہ ولسن نامی میرا ایک دوست اس گاؤں کے آس پاس چائے کے ایک وسیع و عریض باغ کا مالک تھا اور میں اسی کی دعوت پر محض تفریح کے لیے وہاں گیا تھا۔ اس کے بال بچے بھی وہیں رہتے تھے۔ وہ اپنے باغ کی دیکھ بھال اور چائے کے پودوں پر نت نئے تجربات میں ایسا مگن تھا کہ اسے کسی اور طرف توجہ دینے کی فرصت نہ تھی۔ جنگلی درندوں اور آدم خوروں میں اسے کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ کبھی ایسا حادثہ دیکھنے یا سننے میں آیا کہ ولسن کو کسی درندے نے اذیت پہنچائی ہو۔ سفر کے چوتھے روز میں ولسن کے مکان پر پہنچا۔ خلاف توقع مجھے دیکھ کر وہ چند لمحے حیرت زدہ رہا، پھر اٹھ کر لپٹ گیا اور کہنے لگا، خدا تم پر رحم کرے، کیسے آئے؟ میں ایک آدم خور چیتے کی تلاش میں آیا ہوں۔ چند روز پہلے اس نے چکوری گاؤں کے ایک شخص نربت سنگھ کے بھتیجے کو ہڑپ کر لیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ مجھ تک کوئی ایسی خبر نہیں پہنچی۔ دراصل چکوری گاؤں یہاں سے خاصی دور ہے اور وہاں کی خبریں یہاں تک کم ہی پہنچتی ہیں۔ ذرا ٹھہرو، میں اپنے آدمیوں سے پوچھتا ہوں، شاید کسی کو کچھ معلوم ہو۔ پہلے تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا، لیکن بعد ازاں ان میں سے ایک شخص نے ذرا سوچتے ہوئے بتایا، چند روز قبل کوئی آدمی چکوری سے آیا تھا اور اس نے ذکر کیا تھا کہ وہاں ایک چیتا آدم خور بن گیا ہے اور لوگوں کو بے دریغ ہڑپ کر رہا ہے۔ ایک روز قیام کرنے کے بعد چکوری گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ اب میں ایک عظیم الشان اور بے حد حسین سلسلہ کوہ سے گزر رہا تھا۔ بیری ناگ کے مقام پر ایک دن سستانے کے لیے رکا، پھر یہاں سے جنوب کی طرف تھل کے ریسٹ ہاؤس میں پہنچا۔ تھل زمین کی سطح سے کوئی 400 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور اس کے قدموں میں دریائے رام گنگا نہایت شوریدہ سری اور آن بان سے بہتا ہے۔ پانی خاصی بلندی سے نشیب میں جاتا ہے، اس لیے اس کی رفتار بے پناہ ہے۔ اگر کوئی جاندار چیز اس میں گر جائے تو اس کا بچنا محال ہے۔ البتہ دریا کے ذریعے عمارتی لکڑی ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجی جاتی ہے۔ اس پر نہایت مضبوط اور خوبصورت آہنی پل بنایا گیا ہے۔ تھل کے باشندوں میں سے چند لوگ ایسے نکل آئے جنہوں نے چکوری کے آدم خور چیتے کے بارے میں ڈراؤنی باتیں سنی تھیں۔ البتہ ایک آدمی نے تو اپنی آنکھوں سے اس چیتے کو دیکھا بھی تھا۔ اس نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے، چیتے کا رنگ رات کے اندھیرے اور کوئلے کی مانند سیاہ ہے، آنکھیں سرخ اور مشعل کی مانند روشن، قد 8-9 فٹ سے زیادہ ہی ہوگا۔ وہ پہلے کالی ناگ کی پہاڑیوں میں رہتا اور ہرنوں اور پہاڑی بکروں کے گوشت سے پیٹ بھرتا تھا، لیکن بہت جلد یہاں سے نکل کر چکوری کی طرف چلا گیا۔ وہ آدم خور کس طرح بنا یہ کوئی نہیں جانتا، اب تک 20 افراد کو کھا چکا ہے۔ نربت سنگھ کا کڑیل اور خوبصورت بھتیجا اس کا تازہ لقمہ بنا ہے۔ چیتا اس قدر نڈر اور بے باک ہو چکا ہے کہ ہر قسم کی حفاظتی تدابیر اسے روکنے میں ناکام ہو جاتی ہیں۔ وہ اکثر راتوں کو اور کبھی کبھار جب زیادہ بھوکا ہو تو دن دہاڑے گاؤں میں آ جاتا ہے۔ اسے مارنے کا ہر ممکن جتن کیا گیا مگر بے سود۔ دراصل اس درندے کی اتنی ہیبت لوگوں کے دلوں پر بیٹھ چکی ہے کہ کوئی بھی اس کے مقابلے میں آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ تھل سے شمال مغرب کی جانب سفر کرتے ہوئے 8 میل دور سیاہ رنگ کی ایک ہیبت ناک پہاڑی نظر آتی ہے۔ یہاں کے لوگ اسے کالی ناگ کہتے ہیں۔ کالی تو اس لیے کہ اس کا رنگ کالا ہے
اور ناگ یوں کہ یہاں ناگوں یعنی کوبراز کی کثرت ہے۔ جب میں یہاں پہنچا تو جنگل میں 4-5 خیمے لگے ہوئے تھے اور درختوں کی کٹائی کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ قریب ہی ایک نئی سڑک بن رہی تھی۔ کام کی نگرانی کرنے والے فارسٹ آفیسروں اور انجینئروں سے ملاقات ہوئی۔ میری غیر متوقع آمد ان لوگوں کے لیے بھی حیرت کا باعث بنی۔ معلوم ہوا چکوری کے چیتے کی خبریں ان لوگوں تک بھی پہنچی ہیں اور کام کرنے والے اکثر مزدور خاصے خوف زدہ ہیں۔ اسی روز شام کو کھانے سے فارغ ہو کر جب ہم بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے تو مزدوروں کے جمعدار نے عجب قصہ سنایا۔ کہنے لگا، چکوری پر جو بلا کالے چیتے کی شکل میں نازل ہوئی ہے وہ دراصل ایک ناگ ہے جس کی عمر 1000 برس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر سانپ 1000 برس کا ہو جائے تو وہ ہر روپ دھار سکتا ہے، جانور بھی بن سکتا ہے اور آدمی بھی۔ یہ کالا ناگ یہیں پہاڑی پر رہتا تھا اور ہم بچپن سے اسے دیکھتے آئے ہیں۔ ہمارے باپ دادا نے بھی اسے اسی مقام پر دیکھا۔ وہ کہیں آتا تھا نہ جاتا اور نہ حرکت کرتا تھا، بس ایک ہی جگہ بے حس و حرکت پڑا رہتا۔ دوسرے ناگ اور سانپ اس کے قریب جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ ایک روز ہم نے اس پہاڑی پر آگ جلتے دیکھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جنگل میں آگ لگ گئی ہے، لیکن اس آگ کا رنگ آہستہ آہستہ سرخی سے زردی مائل ہوتا گیا۔ اس آگ کو سبھی لوگوں نے دیکھا مگر کسی کو جائزہ لینے کے لیے وہاں جانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ صبح سویرے لوگ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سے درخت جل کر کوئلہ ہو گئے ہیں لیکن ناگ زندہ سلامت ہے۔ لوگوں کو دیکھ کر اس نے معمولی سی جنبش کی اور سرخ سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی اور مشعل کی مانند جل رہی تھی۔ بعد میں یہ ناگ غائب ہو گیا۔ اس کے چند روز بعد چکوری گاؤں میں آدمیوں کے گم ہونے اور پھر ان کی ادکھائی لاشوں کو جنگل میں دیکھے جانے کی خبریں گرم ہوئیں۔ کیا اس ناگ کو ان واقعات کے بعد کسی شخص نے نہیں دیکھا؟ جی نہیں، البتہ اس سیاہ چیتے کو ہم میں سے کئی آدمیوں نے اسی پہاڑی کے آس پاس پھرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس چیتے کی آنکھیں ناگ کی آنکھوں سے بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے ہمارا خیال ہے کہ ناگ نے چیتے کا روپ دھار لیا ہے۔ میں نے انہیں سمجھایا یہ عقیدہ قطعی لغو ہے اور ناگ اول تو 1000 سال کی عمر کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اور فرض کرو پہنچ بھی جائے تو آدمی یا کسی اور جانور کا روپ دھار لینا خلاف فطرت بات ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے۔ ناگ ناگ ہے اور چیتا چیتا، اس لیے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں اور اس بلا کا بے دھڑک مقابلہ کرنا چاہیے، ورنہ وہ آہستہ آہستہ سب کو ہڑپ کر جائے گا۔ پھر میں نے انہیں بعض مشہور آدم خور چیتوں اور شیروں کے قصے سنائے جنہوں نے اپنے اپنے علاقے میں کئی 100 افراد ہڑپ کر لیے تھے اور بے شمار بستیاں اور دیہات ویران کر ڈالے تھے۔ ان داستانوں سے یہ لوگ خاصے متاثر ہوئے اور سب نے یک زبان ہو کر عہد کیا کہ اگر وہ چیتا اس علاقے میں دکھائی دیا تو اسے مار ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کالی ناگ پہاڑی بے حد پراسرار اور دنیا سے الگ تھلگ جگہ نظر آتی تھی۔ میں قیام کے دوران میں کئی مرتبہ اس پہاڑی کی طرف گیا اور اپنے آپ کو ماحول کے زیر اثر سحر زدہ سا پایا۔ یہاں ناگوں اور چیتوں دونوں کی کثرت تھی۔ ناگ سب چمکدار سیاہ رنگوں اور سرخ آنکھوں والے تھے جو کسی نہ کسی غار، سوراخ یا جھاڑی میں سے یک لخت برآمد ہوتے، گردنیں اٹھا کر چند لمحے تک زبان نکال نکال کر پھنکارتے اور پھر غائب ہو جاتے۔ یہی حال چیتوں کا تھا۔ ان کے قد و قامت کچھ زیادہ بڑے نہ تھے، مشکل سے دم سمیت 6 یا 7 فٹ، گردنیں چھوٹی، پیر پتلے پتلے، دمیں خاصی لمبی اور زرد کھال پر سیاہ دھبے، بلی کی مانند دبے پاؤں کسی چٹان کے عقب سے نمودار ہوتے، ماحول کا 1-2 ثانیے کے لیے جائزہ لیتے اور پھر دوسری چٹان پر اطمینان سے پھلانگ کر ہلکی آواز میں ہرراتے ہوئے دور نکل جاتے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ ناگ بھی اور چیتے بھی میری رائفل کی زد میں آئے،
लेकिन मैंने ये देखकर कि उनका इरादा मुझे नुकसान पहुंचाने का नहीं है, फायर करने से एतराज़ किया। मुझे तजस्सुस इस बात का था कि पहाड़ी के करीब वाक़े जंगल में आग किस तरह लगी और किसने लगाई। उसी आग ने दरअसल इन लोगों को वहम में डाला था कि नाग ने उस शोबदे के बाद अपनी जिस्मानी हैयत तब्दील कर लिए और अब वो चीता बनकर चकोरी के लोगों को अपने पेट का ईंधन बना रहा है। इस दौरान में मैंने एक मशकूक साधुनुमा आदमी को उस जगह घूमते फिरते देखा जो उस 1000 साला नाग का ठिकाना बताई जाती थी। मुझे देखकर उस शख्स ने भागने और छुपने की कोशिश की, मगर मैंने उसे पकड़ लिया और चंद लम्हों के बाद उसके सीने से ये राज उगलवा लेने में कामयाब हो गया। किस्सा ये था कि उस साधु ने कहीं से ये सुन लिया कि अगर कोई बूढ़ा नाग जंगल की आग में जलकर राख हो जाए और ये राख किसी आदमी को मिल जाए और उसे सुरमे की तरह अपनी आँखों में लगा ले तो वो नज़रों से ओझल हो सकता है, यानी वो तो सबको देख सकेगा लेकिन उसे कोई ना देख पाएगा। चनाचा उसने इस धुन में एक रात यहाँ आकर आग लगा दी। उसका ख्याल था कि नाग जो हरकत करने के काबिल नहीं है अपने आप को बचा ना सकेगा, मगर इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आग उसके करीब ही ना आई और कई दरख्तों को जलाने के बाद खुद ब खुद बुझ गई। सुबह सवेरे लोगों ने आकर देखा, नाग जिंदा सलामत था। वो समझे ये काम इसी नाग का है और अब उनकी दहशत पहले से ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन उस साधु के दिल में अब भी ये ख्वाहिश मचल रही थी कि किसी न किसी तरह नाग को आग में बुसम किया जाए। उसने बहुत सा घास फूस जमा किया और हिम्मत करके नाग को उसमें दबा कर आग लगा दी। इस मर्तबा नाग बच ना सका और जल गया, मगर इतनी मेहनत के बावजूद ये बदनसीब उसकी राख हासिल ना कर सका। मैं साधु को पकड़कर बस्ती में ले आया और सब लोगों को बुलवा कर ये कहानी उसी की ज़बानी उन्हें सुनवाई। लोगों के गैज़ो ग़ज़ब की इंतहा न रही और अगर मैं उन्हें ना रोकता तो उसकी अच्छी तरह मुरम्मत करते। अब उन्हें यकीन आ गया था कि नाग मर चुका है और चकोरी का आदमखोर चीता अपनी अलग हस्ती रखता है। तिब्बत को जाने वाली इस अजीम शाहराह पर काली नाग से मग़रिब की जानिब कोई 10 मील के फासले पर चकोरी गांव आबाद था। फॉरेस्ट ऑफिसरों और इंजीनियर ने मुझसे कहा कि रास्ता ख़तरनाक है और तन्हा सफ़र करना ठीक नहीं, इसलिए मैं अपने साथ चंद आदमियों को ले जाऊं। लेकिन मैंने अपनी ताकतवर और पुरानी साथी राइफ़ल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसकी मौजूदगी में कोई शे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती और यूं भी इस इलाके में मैं अजनबी नहीं, हर जगह मेरी देखी भाली है और यहाँ के जानवरों की नफ्सियात और राह की दुश्वारियों से बखूबी वाकिफ़ हूँ। दोपहर को खाना खाकर मैं अपनी मंजिल मकसूद की जानिब रवाना हुआ। उस वक्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और मेरे कदमों में दरियाए राम गंगा का पानी अपने मामूल के मुताबिक झाग उड़ाता और पत्थरों से सर पटखता हुआ बह रहा था। मेरे दाएं बाएं ऊंची ऊंची स्याह पहाड़ियाँ और टीले हद्दे नज़र तक फैले हुए थे और कहीं कहीं कई टन वज़नी पत्थर किसी टीले के ऊपर यूं धरे दिखाई देते जैसे मेरे करीब पहुंचते ही मुझ पर आन गिरेंगे। एक ख़तरनाक मोड़ मुड़ते ही मैंने निगाह उठाई और अपने सामने एक तनोमंद लेकिन कमसिन चीते को अंगड़ाई लेते पाया। वो एक करीबी गार के दहाने पर खड़ा था। मेरे कदमों की आहट पाकर उसने मुड़ कर देखा। उसका फूला हुआ जिस्म यकलख सुकड़ कर पतला हो गया, जबड़ा खुल गया और आंखें चमकने लगीं। फिर वो इस अंदाज में हुर्राया जैसे मुझे तनबीह कर रहा है कि तुम मेरे आराम में मुखल हुए हो, जान की खैर चाहते हो तो उल्टे पांव वापस चले जाओ। मैंने राइफ़ल कंधे से उतार कर हाथ में ले ली और एक टीले के साथ लग कर खड़ा हो गया। चीते का और मेरा दरमियानी फासला बमुश्किल 20-25 फुट होगा। उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता दाएं बाएं हिल रही थी, गर्दन किसी कदर आगे झुकी हुई और अगले 2 दांत बेहद नुमाया। किसी भी वक्त वो जस्त करके मेरे ऊपर आ सकता था।
दफतन एक होलनाक गरज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे उसकी मादा भी गार से निकल आई। अब तो मेरे होश उड़ गए। वो दोनों खा जाने वाली नसरों से मुझे घूर रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। अपना जिस्म इस हद तक टीले के पीछे पोशीदा कर लेने में कामयाब हो गया कि दरिंदे ये समझे मैं वहाँ मौजूद नहीं, लेकिन मैं अब भी उन्हें बखूबी देख रहा था। बदकिस्मती से चीतों की कुव्वत शामा गज़ब की होती है, और अगर हवा भी शिकारी के मुखालिफ चल रही है तो चीते को धोखा देना मुमकिन नहीं होता। हवा का रुख चूँकि मेरी जानिब से चीतों की तरफ था, इसलिए वो वहीं खड़े हुर्राते रहे और बज़ाहिर उनके वहाँ से टलने का कोई इम्कान ना था। बुरे फंसे, मैंने अपने दिल में कहा। पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चकोरी गांव को यही पगडंडी जाती है और आगे बढ़ने का यूं हौसला नहीं कि सामने एक के बजाय दो दो दरिंदे। अगर चीते को मारता हूँ तो उसकी मादा मुझे जीता न छोड़ेगी, और मादा पर वार करता हूँ तो नर मेरा लहू पी जाएगा। कई मिनट इसी कशमकश में गुजर गए। चीतों का जोड़ा अपनी जगह जमा हुआ मुसलसल हुर्रा रहा था, शायद इसलिए कि मेरी बू अभी तक उनकी नाक में पहुंच रही थी। इस नाजुक मौके पर कुदरत ने मेरी मदद की। ऐन उस मकाम पर जहां चीते खड़े थे, ज़रा बुलंदी से एक पहाड़ी बकरा अपनी धुन में मस्त झूमता झामता बरामद हुआ। यकीनन बकरे की कज़ा उसे वहां खींच लाई थी। ये नेमत गैर मुतरकबा देख कर चीतों में सब्र की ताब ना रही। चश्मे ज़दन में बकरा खून में लथपथ बेजान पड़ा दिखाई दिया, और चीतों का जोड़ा मेरी मौजूदगी से बेनियाज उसकी चीर फाड़ में मसरूफ़। उन्होंने मेरी आहट पाकर इतना करम किया कि बकरे को उठाकर रास्ते से हट गए, और मैं इत्मीनान से कदम बढ़ाता हुआ उनके सामने से निकल गया। इतने अरसे बाद आज ये वाक़या याद आता है तो अपनी इस जुर्रत बल्कि हिमाकत पर हैरत होती है कि मरने में कसर ही क्या रह गई थी। सूरज डूबने से चंद लम्हे पेशतर एक आबादी के आसार दिखाई दिए। यही चकोरी गांव था। पहाड़ी के दामन में आबाद छोटे छोटे लेकिन खूबसूरत और साफ़ सुथरे कच्चे मकान, बल खाती हुई पगडंडियाँ, जा बजा फूलों और घास के केते। नरबत सिंह के गांव वाले बड़े बाज़ोक लोग मालूम होते थे और उन्हें ज़िंदगी बसर करने का ढंग आता था। खिलाफ मामूल बस्ती में चहल पहल ना थी। गलियों में एक दो आवारा कुत्तों ने भौंक भौंक कर मेरा इस्तकबाल किया और ऐलान कर दिया कि एक अजनबी गांव में दर आया है। फिर इक्का दुक्का औरतें और आदमी घरों से बाहर झांकने लगे। शोर मचाते हुए बच्चों का एक गिरोह आया और मुझे घेर कर खड़ा हो गया। उनकी निगाहों में हैरत थी और चेहरे पर सवालिया निशान बने हुए थे। बाज़ बच्चों ने हिम्मत की और मेरी राइफ़ल को उंगली से छू कर देखा, और न जाने उन्हें क्या महसूस हुआ कि डर कर पीछे हट गए और मेरे अकब में यूं चलने लगे जैसे मैं कोई पागल हूँ। गांव के दरमियान में चौपाल नज़र आई, जिसमें 4 उम्र रसीदा शख्स बैठे बातें कर रहे थे और हुक्के का दौर चल रहा था। मुझे आते देखकर करीब बैठा हुआ एक कुत्ता उठकर भौंकने लगा। दालान में बंधी हुई बकरियां मम्याने लगीं और कुछ फासले पर खड़े हुए एक घोड़े ने घास खाना छोड़ दी और गर्दन घुमाकर मेरी जानिब देखने लगा। चारों आदमी घबरा कर उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर मुझे सलाम करने लगे। मैंने नरबत सिंह के बारे में दरियाफ्त किया कि कहाँ है। ये सुनकर उनके चेहरों पर अफसुर्दगी छा गई। फिर एक शख्स ने कहा, नरबत सिंह बहुत बीमार है, उसकी हालत तो ऐसी है कि मुश्किल ही से बचेगा। मुझे धचका सा लगा और नरबत सिंह की शक्ल आंखों के सामने घूमने लगी। यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा कोई करीब तरीन अजीज़ बीमार पड़ गया हो। मालूम हुआ कि वो बागेश्वर से आने के बाद ही चारपाई पर ऐसा गिरा कि अभी तक उठ नहीं सका। बूढ़ा आदमी 60 मील का ये पैदल सफ़र बर्दाश्त नहीं कर सका। चकोरी से बागेश्वर का फासला 30 मील का है। मुझे नरबत सिंह की हिम्मत और जुर्रत पर रश्क आने लगा।
कैसा अजीब आदमी है कि तने तनहा और किसी हथियार के बगैर ख़तरनाक जंगलों में से होता हुआ बागेश्वर पहुंचा और फिर उसी रास्ते से पैदल वापस आया, और इस कैफियत में कि उसके जवान भतीजे को चीते ने हड़प कर लिया था। जनाब, मैं आपके लिए दूध लाऊं? एक शख्स ने बड़े खुलूस से पूछा, और मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर उसने किसी का नाम लेकर आवाज़ दी। फ़ौरन 10-11 साल का एक सेहतमंद लड़का नमूदार हुआ, जिसे किसी साफ़ सुथरे बर्तन में दूध लाने का हुक्म दिया गया। चंद मिनट बाद ताज़ा और नहायत शीरीं दूध मट्टी के एक बड़े प्याले में मेरे सामने रखा था। दूध पीने के बाद कुछ जान में जान आई। इतनी देर में गांव के तकरीबन सभी अफराद चौपाल में पहुंच चुके थे और मेरी जानिब यूं देख रहे थे जैसे मैं किसी और दुनिया की मखलूक हूँ। अब कोई शख्स मुझे उस चीते के बारे में बताए जिसने नरबत सिंह के भतीजे को हड़प किया है। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उन चारों बुढ़ों में जो ज़्यादा उम्र रसीदा था कहने लगा, सरकार, उसने तो हमारा नाक में दम कर दिया है। वो अब तक 20 आदमियों को खा चुका है, जिनमें नरबत सिंह का भतीजा भी शामिल है। इसके अलावा उसने हमारे पटवारी पर भी हमला किया था, मगर वो बाल बाल बच गए। पटवारी साहब कहाँ हैं? वो सरकारी काम से कहीं गए हैं। नरबत सिंह के भतीजे को मरे हुए कितने दिन हुए? कई दिन हो गए जनाब। अभी 2 रोज़ पहले चीते ने गांव की एक औरत को वहां पकड़ लिया था। एक और शख्स ने मगरिब की जानिब इशारा किया, जहां जंगल गहरी तारीकी में डूबा हुआ था और परिंदों के बेपनाह शोर से फ़ज़ा थर्रा रही थी। बड़ा हौलनाक मंजर था। मैंने अपना खौफ छुपाते हुए कहा, क्या तुम में से किसी ने उसको देखा है? जवाब में कई आवाज़ें बुलंद हुई। मालूम हुआ कि उसे बहुत से अफराद ने देखा था। उसका रंग घटाटोप अंधेरे की मानद स्याह है और वो लंगड़ा कर चलता है। मगरिब की तरफ जंगल के इसी हिस्से में किसी गार के अंदर रहता है। अपना शिकार जिस जगह पर मारता है वहीं इत्मीनान से पेट भरने के बाद बकिया गोश्त मुंह में दबाकर अपने गार में ले जाता है। 1-2 मरतबा वो गांव के अंदर भी आ गया था। नरबत सिंह के भतीजे को उसने शाम के वक्त गांव में आकर ही पकड़ा। लोग देर तक तफसीलात बताते रहे। फिर उन्होंने मुख्तलिफ़ मकामात पर आग के बड़े बड़े अलाव रोशन करने शुरू कर दिए। मैं एक आदमी की रहनुमाई में नरबत सिंह के घर पहुंचा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला और हमें अंदर आने का इशारा किया। एक झुलंगा सी चारपाई पर नरबत सिंह चादर ओढ़े सो रहा था। हमारी आहट पाकर उसने आंखें खोली। टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी में उसकी वीरान और बेनूर आंखें मेरा चेहरा देख रही थी। मैं उसके करीब जाकर खड़ा हो गया। यकलख्त उसने मुझे पहचान कर चादर परे फेंकी और उठकर बैठने की कोशिश की, मगर मैंने हाथ के दबाव से उसे दोबारा लेटा दिया और कहा, नरबत सिंह, मैं अपना वादा पूरा करने के लिए आ गया हूँ। तुम्हारे भतीजे के खून का बदला ज़रूर लूँगा। नरबत सिंह ने कुछ न कहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं के कतरे निकलकर रुखसारों पर बहने लगे। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसने लरसती हुई आवाज़ में कहा, आप आ गए, मगर मैं ज़्यादा देर ज़िंदा ना रहूँगा। काश मुझे इतनी मोहलत मिल जाती कि आपकी कुछ खिदमत कर सकता। तुम अच्छे हो जाओगे नरबत सिंह, फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। नरबत सिंह की बीवी भी ज़ार ज़ार रो रही थी। मेरे साथ आने वाला शख्स उसे तसल्ली दे रहा था। उसने बाद में मुझे बताया कि नरबत सिंह इस गांव का सबसे अच्छा आदमी है और लोगों के हमेशा काम आता है। अब भी गांव वाले उसकी हत्ता अल इम्कान खिदमत करते हैं, मगर उसे अपने भतीजे का गम खा गया है। वैद जी कहते हैं कि वो चंद दिन का मेहमान है। अफसोस उसकी अपनी कोई औलाद नहीं। उस रात में नरबत सिंह के मकान ही में रहा। आधी रात के बाद चीते के गरजने की आवाज़ सुनाई दी।